नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज की डेट है 20 जून 2023। आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करते हैं अपनी डिस्कशन की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे यूएई और कतर की लोकेशंस के बारे में। देखिए, अभी रिसेंटली कतर और यूएई ने आपस में एम्बेसीज को रीओपन करने की बात की है, जिसकी वजह से ये एरिया आपका काफ़ी न्यूज़ में रहा है। एक बार हम पूरे अरब एरिया के लोकेशंस के बारे में देख लेते हैं, जिससे हमारे को एग्जाम में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। बात कीजिए नॉर्थ की, तो यहां से आप स्टार्ट कीजिए ब्लैक सी से। ब्लैक सी के साउथ में आपकी आती है टर्की। टर्की से जस्ट थोड़ा नीचे जाएंगे आप तो यहां आपको सीरिया देखने को मिलता है। सीरिया से ईस्ट की तरफ गए तो यहां आपको इराक देखने को मिलता है, और साउथ की तरफ जाते हैं तो यहां पर आपको लेबनान देखने को मिलता है। ये छोटा सा पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है ये इजराइल है। यहां पर ही आपकी फलस्तीन वाला इशू चल रहा है, तो वेस्ट बैंक भी अभी रिसेंट टाइम में न्यूज में रहा है। अब वेस्ट बैंक के साथ में ही आपका एक एरिया लगता है, दैट इज जॉर्डन। ये पूरा एरिया आपका जॉर्डन कहा जाता है। जॉर्डन के साथ सीमा आपकी शेयर करता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के आसपास आपके बहुत छोटे छोटे देश लोकेटेड है, जैसे यहाँ पर आपका कुवैत आ जाता है, फिर बहरीन, कतर, फिर ये आपका यूएई वाला पार्ट आ गया। यहाँ पर आपका ये ओमान है जो कि इंडियन ओशन में ओपन करता है, और नीचे इसके जस्ट साउथ में आप देखेंगे ये एरिया है आपका यमन का। यहां आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज देखने को मिलती है, जैसे अरब पेनिनसुला को आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अलग करता है आपका रेड सी। रेड सी आपको याद रखना है। रेड सी से जब आप इस तरफ मूव कर रहे हैं तो ये आ गया आपका गल्फ ऑफ एडन, और यहां इन दोनों एरिया को यानी कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को आपस में कनेक्ट करता है आपका बाब अल मंडब स्ट्रेट। इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब इसके अपोजिट अगर हम एशिया की प्लेट की तरफ बात करें तो यहां आपको देखने को मिल जाता है ये पार्ट जहां पर आप पर्शियन गल्फ देखते हैं। ये वाला पार्ट पर्शियन गल्फ कहलाता है। पर्शियन गल्फ के बाद ये बाहर वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में आपको गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलता है। पर्शियन गल्फ को ओमान के साथ कनेक्ट करता है आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। अब एक चीज यहां जो आपको याद रखनी है, देखिए ऑल्दो ये पार्ट आपके यूएई का है, बट इसकी जो टिप है ये पार्ट आपके ओमान के पास है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आपकी ईरान और ओमान के बीच में है। ये एरिया आपका ईरान है, ये तो आपको पता ही होगा। अभी रिसेंटली आपकी सऊदी और ईरान के बीच में भी रिलेशन काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ऊपर की साइड यहाँ पर ये जो एरिया है कैस्पियन सी, यूपीएससी का फेवरेट एरिया। इसके बारे में कई बार यूपीएससी ने आपसे सवाल करा है, तो इसी वजह से आज का मेरा सवाल भी आपसे इसी से रिलेटेड है। आपने मुझे ये बताना है कैस्पियन सी के आसपास ये जो कीरत नाम है ये कौन सी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। एक बार फिर से मैं आपको इन मैप लोकेशन के बारे में बता दूं। अगर नॉर्थ से स्टार्ट करें तो यहां से आपका टर्की आ गया, सीरिया, इराक, जॉर्डन। यहां आपकी दो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, एक लेबनान है आपका, दूसरा इजराइल वाला पार्ट है। इजराइल के साथ फलस्तीन और वेस्ट बैंक वाला पार्ट आ गया। नीचे आपका गाजा स्ट्रिप आ गया। इजराइल के नॉर्थ में आ गया आपका गोलन हाइट वाला एरिया। देन यहाँ पर जॉर्डन के बाद सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। ये कंट्रीज आपको याद रखने इस एरिया की। वाटर बॉडीज मैंने आपको बताई है। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इनके बारे में टाइप कर देना एक बार जो जो एरिया मैंने आपको बताया, ताकि आपको भी ये याद रहे। जितनी बारी आप इन्हें रिपीट करेंगे इन कंट्रीज का मैप आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ड्रॉ होने लग जाएगा। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में। देखिए, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपने मुझे बताना था इमरजेंसी के बारे में कुछ प्रावधान। एक पर्सन है केशव, मैं उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। इसलिए इंप्रेस्ड हूँ क्योंकि वो हर वीडियो पे जो भी मैं काम देता हूँ वो करता है। बाकी बहुत कम बच्चे हैं, और भी एक दो हैं जिन्होंने इसका जवाब दिया है, बट बहुत कम बच्चे हैं जो जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में। जितने ज़्यादा आप जवाब दोगे उतना ही मेरे को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेटेड फील होता है। बट चलो, जितने भी जवाब आए मैं उतनों में भी खुश हूँ। कुछ तो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ कि नेशनल इमरजेंसी जो है ये दो तरह की होती है। पहली होती है आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी। अब एक्सटर्नल इमरजेंसी दो चीज़ों की वजह से होती है। एक, आप देखते हैं कि भारत किसी के साथ युद्ध में है, देश के साथ, जैसे 1962 में चाइना वॉर थी हमारी। वैसे इसे मैं वॉर की कैटेगरी में नहीं डालता हूँ, एक्सटर्नल अग्रेशन की कैटेगरी में फिर भी डाल देता हूँ। बट जो 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश बना था, वो आपकी वॉर के बेसिस पे कहीं ना कहीं इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। ऑल्दो ये दोनों ही इमरजेंसी आपकी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से थी, ये आपको याद रखना है। मतलब वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, मतलब ये दोनों ऐसे सिचुएशन है जहां पर आप एक्सटर्नल इमरजेंसी को लगाते हैं। अब इसके साथ साथ आर्म्ड रेबिलियन आपका एक वर्ड आता है,
जिसके तहत इंटरनल इमरजेंसी लग सकती है। जैसे मान लीजिए अभी मणिपुर में आप ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में वायलेंस चल रहा है। अब इसे ठीक करने के लिए मान लीजिए वहां पर इमरजेंसी लागू की जाती है, तो ये आर्म रिबिलियन की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि लोगों के पास वहां पर हथियार भी हैं। तो ये इंटरनल इमरजेंसी का पार्ट है। ऑल्दो ये वर्ड आर्म्ड रिबिलियन पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा के आर्म्ड रिबिलियन वर्ड को लेके आए थे। देखिए इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड था इसको मिसयूज किया गया था 1975 की आपकी इमरजेंसी के दौरान, इसी वजह से इसे रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिबिलियन से। अब जब भी प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इस तरह के इवेंट अभी हो सकते हैं, मतलब ये मान के चलें कि अभी हुए नहीं है, भविष्य में हो सकते हैं, तो उन केसेस में भी आर्टिकल 352 के तहत भारत के कंप्लीट एरिया पे या किसी पार्ट पे आप इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, यानी नेशनल इमरजेंसी लागू हो सकती है। बट यहां कुछ शर्तें हैं। देखिए पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब आपके 2/3 वोट्स आपको चाहिए इस इमरजेंसी को लागू करने के लिए, और ये सिर्फ लोकसभा में नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही चाहिए। अब मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व है आपकी, अभी वर्किंग में नहीं है, मतलब जनरल इलेक्शन होने थे बट बीच में हमारा पाकिस्तान के साथ मान लीजिए युद्ध हो गया, तो उस समय जो आपकी राज्यसभा है वो इसको अप्रूवल दे दे। अब जब भी आपकी लोकसभा वापस से रिगठन होती है, मतलब वापस से बनती है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर यहां पर लोकसभा से आपको अप्रूवल लेना होगा। अब यहां एक बात आपको याद रखनी है। देखिए प्रेसिडेंट रूल में आपके 2 मंथ का पीरियड रहता है जहां पे आपको पावर दी जाती है कि आप सिंपल मेजॉरिटी से प्रेसिडेंट रूल को पास करवा सकते हैं, बट यहां इसे घटाकर 1 मंथ कर दिया गया है। मतलब आपको याद रखना है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको स्वीकृति चाहिए दोनों हाउसेस से, अदरवाइज नेशनल इमरजेंसी आपकी लागू नहीं हो सकती। इसे प्रोक्लेम या इसे डिक्लेयर कौन करते हैं? आपके प्रेसिडेंट। ये 6 महीने तक लागू रहती है। उसके बाद आपको हर बारी स्पेशल मेजॉरिटी से इसे पास करवाना होगा दोनों हाउसेस से, और ये कितनी ही बार कर सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट रूल में आप 3 साल तक ही कर सकते हैं। 3 साल के बाद क्या होगा कि आपको इलेक्शन कमीशन की स्वीकृति लेनी होगी, उनसे परमिशन लेनी होगी कि भाई यहां अभी इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो सकते। उन्हीं बेसिस पे यहां पर आपके जो प्रेसिडेंट रूल है वो एक्सटेंड हो सकता है। बट यहां नेशनल इमरजेंसी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर इसे रिवोक करना हो तो कौन कर सकता है? तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास भी है, और सिंपल मेजॉरिटी, नॉट द स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से आपकी लोकसभा अगर पास करती है इसे, तो मतलब प्रस्ताव को, तो वहां उस समय भी आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है वो खत्म हो जाएगी। अब इसके इम्पैक्ट क्या है? देखिए जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव हैं उनको एक्ट करना होगा एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंटर के एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंगली उन्हें वर्क करना होगा। अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो पार्लियामेंट के पास यहां पर लेजिस्लेटिव पावर आ जाती है स्टेट लिस्ट के ऊपर। ऑल्दो जैसे ही आपकी इमरजेंसी खत्म हुई, विद इन 6 मंथ आप ये देखेंगे जो भी कानून बनाए गए थे वो खारिज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब तीसरी चीज यहां पे आती है फाइनेंशियल स्फेयर पे क्या असर पड़ेगा। तो फाइनेंशियल स्फेयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके सेंटर और स्टेट के बीच में पैसों की, उन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। यहां पर पार्लियामेंट के टेन्योर को हम 1 साल तक एक्सीड कर सकते हैं, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर मान लीजिए फिर से एक्सटेंड करना होगा तो फिर से 1 साल के लिए कर सकते हो आप। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल के लिए कर सकते, जब तक आपकी नेशनल इमरजेंसी चलती रहेगी तब तक पार्लियामेंट का टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है। अब यहां इन केस अगर आज इमरजेंसी खत्म होती है तो विद इन 6 मंथ आपका जो पार्लियामेंट का जो री इलेक्शन अगर होने थे तो उन्हें कंडक्ट किया जाएगा। अब यहां फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या असर पड़ता है इसका? देखिए अगर आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से लगाई गई है तो उसी समय आपका आर्टिकल 19 जो है वो बंद हो जाएगा। मतलब जो आपकी फ्रीडम्स दी हुई है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कहीं भी भारत के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, तो वो सभी चीजें आपकी खारिज हो सकती है। तो यहां पर ऐसा कहा गया है आपके आर्टिकल 358 के अंडर, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होता है, इंटरनल इमरजेंसी के केस में ये लागू नहीं होता है। अब दूसरी बात यहां पर आपको जो याद रखनी है, ये भी जो प्रावधान है कि भाई एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 19 आपका वैलिड नहीं होगा, तो ये भी आपका प्रावधान 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही आया था 1978 में। इसके अलावा आर्टिकल 359 के अंडर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के आपके प्रावधान है अंडर आर्टिकल 32,
उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि आर्टिकल 21 के अलावा आपके सभी तरह के जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑलमोस्ट सस्पेंडेड ही रहते हैं। बट इन केस में आपको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स की जरूरत होती है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही समझना था। आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया हूं। अब यहां आपके लिए एक सवाल है, कल हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट को। आपने मुझे ये बताना है कि प्रेसिडेंशियल जो रूल है या स्टेट इमरजेंसी है वो किन बेसिस पे लग सकती है, मतलब कौन कौन से आर्टिकल के बेसिस पे वो लग सकती है। एक बार कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर से लिखना। कल हम प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में बात करेंगे। आइए अब देखते हैं अगले आर्टिकल को। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, एक स्टडी पब्लिश हुई है। देखिए आप सभी को पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे थोड़ी टिल्टेड है, दैट इज अराउंड 23.5 डिग्री आपकी टिल्टेड है। अभी इस स्टडी में यह बताया जा रहा है कि जो अर्थ का टिल्ट है वो लगभग 80 सेंटीमीटर और बेंड हो रहा है। अब ये टिल्ट इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्शंस। और जो आपके एक्सिस है वो हिलते डुलते रहते हैं, तो इस वजह से भी ये आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ एक प्रोफेसर है आपके साउथ कोरिया के, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इन्होंने एक क्लाइमेट मॉडल डेवलप किया था जिसमें इन्होंने अर्थ के जो एक्सिस शिफ्ट हो रहे हैं इसके बारे में बताया था। इन्होंने आइस की मेल्टिंग जो हो रही है या ग्लेशियर्स की जो मेल्टिंग हो रही है इसको ध्यान में रखा। रिजर्वायर्स, डैम्स जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं अलग अलग जगह पे उनको भी कैलकुलेशन में रखा, बट फिर भी सटीक जवाब नहीं आया। बट जैसे ही इन्होंने अंडरग्राउंड वाटर को इसमें इंक्लूड किया तो जवाब जो था वो बिल्कुल सटीक था। जो अर्थ की जो आपको टिल्ट देखने को मिल रहा है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर हो गया। मतलब यहां ये कहा जा रहा है कि जो अंडरग्राउंड वाटर को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ओवर पंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी लास्ट 10 सालों में लगभग सी लेवल 6.24 mm इंक्रीज हुआ है। ये बेसिकली अर्थ के टिल्ट को चेंज कर रहा है। अब ये जो टिल्ट है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है जहां पर आप मिडिल लैटिट्यूड्स यानी टेम्परेट एरिया में ज्यादा वाटर की पंपिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से ये ड्रिफ्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है। साथ के साथ जो रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रही है वाटर की वो ज्यादा है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा इस बेल्ट के आसपास। साथ के साथ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यहां पर आपका जो कैलिफोर्निया वाला पार्ट है या उससे थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट है वहां की मैं बात कर रहा हूं। इन दोनों ही एरियाज के आसपास आपको वाटर की रीडिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रही है। अब भारत इसमें मेजर एक कंट्रीब्यूटर है जो आप ये टिल्ट देख रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए ओवरऑल वर्ल्ड में तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन वाटर की चल ही रही है, बट जो ग्राउंड वाटर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए हम 100 यूनिट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से 95 यूनिट्स हम सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन के लिए यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो यहां इंडिया के अंदर वाटर की ओवर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका अर्थ का टिल्ट चेंज हो रहा है, जो अर्थ का हल्का सा आप ये कह सकते हो कि बेंड चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ना केवल क्लाइमेट के ऊपर असर पड़ेगा बल्कि जो आपके ओशन वाटर की सर्कुलेशन है इसके ऊपर भी असर पड़ेगा, और एयर सर्कुलेशन जो आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है इसका ऊपर भी असर पड़ेगा, जिससे रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन जो है आपका काफ़ी एरिया में चेंज होगा और इसके कई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अभी स्टडी में बस इतना ही बताया जा रहा है कि ये जो टिल्ट है ये क्यों चेंज हो रहा है। फर्दर स्टडी में आगे रिसर्च की जाएगी, तो जब भी डाटा शेयर होगा तो मैं भी आपके साथ वो डाटा शेयर कर दूंगा। अब इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे फोनोन्स के बारे में। देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड ये आपकी टर्म है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़े डिफरेंट है। नॉर्मल कंप्यूटर्स आपके बिट्स में वर्क करते हैं, दैट इज 0 and 1 की फॉर्म में वहां पे डाटा आपका स्टोर होता है। बट यहां क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिक इंफॉर्मेशन यूनिट रहती है आपकी क्यूबिट्स। क्यूबिट्स मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और एक टाइम पे साइमल्टेनियसली 0 और 1 भी हो सकती है। मतलब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कहीं जाना है, आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप बाय रोड जाना चाहते हैं या आप बाय प्लेन जाना चाहते हैं। तो जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है वो साइमल्टेनियसली दोनों का रिजल्ट दे सकता है कि अगर आप रोड से जाएंगे तो आपका सफर कैसा रहेगा, मतलब आप भविष्य में देख सकते हैं, या आप एयरवेज से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। वो दोनों इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकता है। बट अगर बात की जाए आपके सुपर कंप्यूटर्स या नॉर्मल कंप्यूटर्स की, ये लीनियर फॉर्म में वर्क करता है। मतलब एक चीज को पहले प्रोसेस करेगा, जैसे पूरा आपका एक्सपीरियंस रोड का पहले जनरेट करेगा,
और फिर उसके बाद आप दूसरा डाटा डालेंगे कि एयरवेज से कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, तो ये उसको प्रोसेस करेगा। मतलब इन टोटल मैं यहां पे आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, आपने एक मार्वल की मूवी देखी होगी जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज सारे कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस को लगा के ये बताता है कि हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है जहां पर हम एक्चुअल में जीत सकते हैं। किसके खिलाफ? थानोस के खिलाफ। अब सेम उसने वहां पर 14,000 से ज्यादा आपके प्रावधान देखे थे जहां पे थानोस के साथ वो फाइट करते हैं। अब उसे वो जांचने में कितना टाइम लगा? बहुत कम समय लगा। तो वो भी साइमल्टेनियसली हर रूट को चेक कर रहा था, जैसे हम ये मान के चलते हैं। तो वो एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह वर्क कर रहा था। अब क्यूबिट्स जो है बेसिकली इसमें जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन्स या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। अब ये जो कर सकते हैं, जो आपके क्यूबिट्स हैं, वो नॉर्मल आपके सेमीकंडक्टर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके क्यूबिट्स हैं वो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से वर्क करते हैं, जहां पर आपको सुपर पोजिशनिंग देखने को मिलती है। अब सुपर पोजिशनिंग क्या होती है? जहां पर आप ये देखते हैं कि एक समय पे जब तक आप किसी चीज को छूते नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉइन उछाला, अब कॉइन उछाल के मेरे हाथ में हेड है या टेल, जब तक मैंने मुट्ठी खोल के नहीं देखा तब तक मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो हेड है या टेल। वो सेम टाइम पे आपका हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। तो यहां क्वांटम कंप्यूटिंग में ये आपको देखने को मिलता है कि भाई जो आपका एक डाटा है वो सेम टाइम पे हेड है और टेल भी है। तो दैट इज देयर, मतलब जो उसकी वैल्यू है वो ऑन है या ऑफ है, सेम टाइम पे वो सेम वैल्यू यहां पर कैरी कर सकता है। अब ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ना, इनकी जो कैलकुलेशन जो है, या आप ये कह सकते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर्स की जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको उसको सॉल्व करने में ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, वो महज 5-10 सेकंड में ये सॉल्व कर सकता है। मतलब इतने आपके किफायती, इतने एफिशिएंट होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। अब देखिए नॉर्मली तो हम सुपर कंप्यूटर्स को अलग अलग चीजों से वर्क करते हैं, बट अभी हमारा जो फोकस है वो दो चीजों के ऊपर है। क्या हम लाइट एनर्जी से इसे रन कर सकते हैं और क्या हम वाइब्रेशन से इसे रन कर सकते हैं। तो लाइट एनर्जी से जब इसे रन किया जाता है तो उसमें फाइटॉन्स का यूज किया जाता है। अब फाइटॉन्स को यूज करते हुए हमने एक मॉडल भी डेवलप किया, दैट इज लीनियर ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसमें हम मिरर्स, स्प्लिटर्स या आप ये कह सकते हैं बिम स्प्लिटर्स, इनका इस्तेमाल करते हैं। अब इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए आपने 1 मिलियन बिट का डाटा सेंड किया, या कोई भी यूनिट ले लीजिए। अब ये इसको ना स्प्लिटर क्या करता है, 2 हाफ में डिवाइड कर देगा। अब जब इसकी इंटरसेक्शन का हम लाइक एक रिफ्लेक्ट करके इंटरसेक्शंस वगैरह करवाएंगे इन दोनों जो आपने स्प्लिट किए वेव को, तो इसके बाद आप डाटा चेक करेंगे तो यहां पर आपका जो एंड रिजल्ट है वो n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। बट ये जो चीज है लाइट को स्प्लिट करना, ये बिम स्प्लिटर से पॉसिबल है। बट अभी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे कि क्या हम साउंड के केस में भी सेम कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एकॉस्टिक बिम स्प्लिटर बनाया, जो कि आपके कंघी की शेप का है, जिसमें 2 मीटर लॉन्ग आपने चैनल यूज किया लिथियम नियोबेट का, जो कि एक तरह से आप ये कह सकते हो कि सुपर कंप्यूटिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया। अब इसमें जो टेम्परेचर है वो आपका अल्ट्रा लो रखा गया, ताकि आप साउंड के अंदर किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट करें। अब दूसरी चीज यहां पर ये कही जाती है कि जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो जो पिच थी, या आप ये कह सकते हैं जो साउंड है, वो ह्यूमन ईयर्स के लिए ऑडिबल नहीं थी। अब यहां हमने कुछ उपकरणों का ऐसा भी इस्तेमाल किया है जो कि आपकी लाइट को एमिट और डिटेक्ट दोनों ही कर सकें, और इसी के लिए हमने बिम स्प्लिटर का भी इस्तेमाल किया। अब सेम जैसे मैंने आपको बताया कि हम लाइट को डिवाइड करते हैं, 2 हिस्सों में बांट देते हैं इक्वल, और उसके बाद उनकी इंटरसेक्शन क्रिएट करवाते हैं जहां से हम डाटास को जांचते हैं। तो सेम प्रोसेस यहां पे भी रिपीट किया गया और इसमें वही रिजल्ट देखने को मिला जो आपको ऑप्टिकल बिम स्प्लिटर्स में देखने को मिल रहा था। बट यहां अभी हमारे सामने 2 प्रॉब्लम्स हैं। देखिए जो पार्टिकल्स हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, तो इनका जो मोशन है, या आप ये कह सकते हो कि इनके जो फीचर्स हैं वो विद टाइम चेंज होते हैं। तो अभी हमें उसको समझने की जरूरत है। और यहां आपके जो डाटा है वो सुपर पोजिशंस पे स्टोर्ड है। सुपर पोजिशन मतलब कि एक ही समय पे वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो ये इनको समझना अभी हमारे लिए, मतलब इस पूरे जो आपके फिबॉन्स हैं, इनको समझना हमारे लिए अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आने वाले समय में जब रिसर्च और ज़्यादा इंक्रीज की जाएगी तो उस समय हमें और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी हो पाएगी इन मुद्दों पे। अभी के लिए मैं आपको एक करेक्शन करने के लिए कह रहा हूं, मैंने शायद फिबॉन्स बोल दिया था, अभी फुनॉन्स हैं। ये फुनॉन्स मीन्स
जो आपकी वाइब्रेशन या साउंड के कारण आप कोई एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो यहां पर फोटॉन्स और फोनॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में वैसे आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। यह आर्टिकल आपका हिंदू में भी पब्लिश हुआ है और इंडियन एक्सप्रेस में भी पब्लिश हुआ है। अभी रिसेंटली आंध्रा के गुंटूर एरिया में हमें मेसोलिथिक एज के कुछ पेंटिंग्स मिले। अब ये जो पेंटिंग है इसमें इंसान पहली बार हल जोतता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए जो आपका मेसोलिथिक एज है इसमें आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। एक, रेड कलर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था इसमें, और प्लस वाइट कलर का। दूसरी चीज यहां पर आपको जो याद रखनी है, इनिशियली जो इंसान थे वो हंटर और गैदरर थे। दे वर नॉट सेटल्ड एट वन प्लेस। जो लेटेस्ट स्टेज है वहां पर आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिलती है, साथ के साथ आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलती है। तो यहां आप ये कह सकते हो कि मेसोलिथिक के लेटेस्ट स्टेज को दर्शाता है ये एरिया। तो यहां पर आपको एक इंसान खेत में हल बाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहां पर तीन पेंटिंग्स जो मिली है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि इंसान के हाथ में आपका हल है और वो खेत जोत रहा है। इसके अलावा एक पेंटिंग में आपको कपल्स देखने को मिल रहे हो अपने बच्चों के साथ, जिसमें कपल्स के हाथ ऊपर खड़े हुए हैं और बच्चे उनके पीछे खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी तरह की सोशल गैदरिंग के बारे में ये बात कर रहे हैं। फिर एक इंसान बकरी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है अपने लेफ्ट हैंड में, और दूसरे हाथ में उसके एक हुक है, वेल्डिंग हुक, जिससे वो कोशिश कर रहा है कि उस बकरी को बांधे। अब यहां जो कलर यूज किया गया, अगेन रेड एंड व्हाइट कलर यूज किया गया। अब रेड आर्केइक पिगमेंट्स को यूज किया गया जो कि आपका क्ले, सैंड और फेरिक ऑक्साइड से बनता है। इसके अलावा जो व्हाइट कलर है वो क्योलाइन से बना है। क्योलाइट जो है ये आपके सॉफ्ट अर्दली व्हाइट कलर के आप कह सकते हो मेटालिक मिनरल्स रहते हैं, जो कि केमिकल वेदरिंग के कारण बनते हैं। अब देखिए ये जो केमिकल वेदरिंग है इसमें आप फेल्ड्सपर जो आपकी रॉक सिस्टम है उसमें से ये जनरेट हो रहे हैं। अब देखिए यहां आपको एक टर्म सुनने को मिली है, दैट इज वेदरिंग। अब वेदरिंग क्या होता है इसको तो मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, अब इसके ऊपर तीन तरह के एजेंट वर्क करते हैं। वन इज बायोलॉजिकल एजेंट, अदर वन इज योर फिजिकल एजेंट्स, और नेक्स्ट इज योर केमिकल एजेंट। अब इन्हें मैं एक एक एग्जांपल करके आपको समझाता हूं। देखिए वेदरिंग का प्रोसेस तीन तरीके से हो सकता है। बायोलॉजिकल कैसे, आप सभी को माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी के बारे में पता होगा। अब दशरथ मांझी जी ने पूरे पहाड़ को तोड़ा, तो क्या वहां पर उन्होंने पत्थरों को तोड़ा? बिल्कुल तोड़ा। तो वो आपकी एक बायोलॉजिकल वेदरिंग का प्रोसेस है, जहां पर आप ह्यूमन या लिविंग बींग्स का इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं। इसके साथ साथ आप इसमें एग्जांपल जोड़ सकते हैं ट्रीज का। अब जैसे पेड़ है अपनी जड़ें फैलाता है, तो बीच में जो भी आपके पत्थर आते हैं वो उसे तोड़ देता है। तो ये भी आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग का ही एग्जाम्पल है, जहां पे एक प्लेस में आपका पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अब दूसरी तरह की वेदरिंग होती है, दैट इज फिजिकल वेदरिंग। अब फिजिकल वेदरिंग को मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए एक रॉक सिस्टम है, अब यहां पर इसके ऊपर जैसे दिन में धूप पड़ी तो ये आपका जो रॉक है वो एक्सपैंड कर गया। अब हर मिनरल का एक्सपेंशन रेट अलग होगा, बट स्टिल ये एक्सपैंड करेगा बिकॉज हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन देखने को मिलती है। अब जैसे ही रात होगी, सनसेट होगा, टेम्परेचर आपका डाउन जाएगा। अब इन रॉक सिस्टम में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। या मान लीजिए कभी बारिश हुई, रेनफॉल हुई, तो या प्रेसिपिटेशन हुई, तो उन केसेस में यहां पर टेम्परेचर आपके रॉक का डाउन आएगा। अब इन केसेस में क्या होगा, आपके रॉक जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी कि श्रिंक करेगी। अब यहां पर भी जो आपका रेट ऑफ श्रिंक है हर मिनरल का अलग होगा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो यहां आपको समझना होगा कि ये जो आपकी एक्सपेंशन और जो कॉन्ट्रैक्शन चल रही है, श्रिंकिंग चल रही है, इसकी वजह से आप यहां देखेंगे कि इस रॉक के अंदर क्रैक डेवलप होंगे। ये जो क्रैक डेवलप होंगे वो धीरे धीरे आपके वाइड होंगे, बढ़ते जाएंगे, और इसकी वजह से आपको रॉक की फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगी, और यही कहलाती है आपकी वेदरिंग। अब तीसरी चीज आती है केमिकल। अब ये ज्यादातर आपको उन केसेस में देखने को मिलती है जहां पर आपके मिनरल किसी केमिकल में सॉल्युबल हो। जैसे वाटर है, वाटर आयरन के साथ रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड बना देता है। अब मान लीजिए कोई रॉक है, इसके ऊपर पानी गिरा, अब इसके अंदर जो आयरन है वो रस्ट होगा, तो इस रॉक स्ट्रक्चर को ये वीक कर देगा। या कैल्शियम हुआ तो कैल्शियम पानी के साथ घुल मिल जाएगा। तो इन दोनों केसेस में ये रॉक का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और ये जल्दी टूट जाएगी। तो इन तीनों ही प्रोसेस के थ्रू आप वेदरिंग होते हुए देखते हैं। तो आई होप आपको वेदरिंग का कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हुआ हो। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे आईएनएस कृपान के बारे में। नॉट कृपाल, इट्स कृपान, जिसे अभी रिसेंटली इंडिया ने गिफ्ट किया है वियतनाम को। यह आपकी खुरकी क्लास की एक शिप है जो कि एक मिसाइल कॉर्वेट है,
जिसे कमीशन किया गया था 1991 में। इसके ऊपर इंडक्टेड है आपकी मीडियम रेंज गन, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। अभी रिसेंटली यहाँ पर वियतनाम के साथ हमने MOU भी साइन किया है म्यूचुअल लॉजिस्टिक के लिए, और साथ के साथ एक ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट भी रिलीज की गई है जहां पर इंडिया और वियतनाम के डिफेंस पार्टनरशिप के बारे में बात की गई है। 2030 तक हम क्या क्या चीजों में साथ में निवेश कर सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है। तीसरी चीज यहां पे आपको याद रखनी है कि एक लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की गई है अबाउट $100 मिलियन की। किसके साथ? वियतनाम के साथ। जहां पर हम वियतनाम को ये पैसा दे रहे हैं कि भाई आपको अगर कुछ भी, जैसे मान लीजिए डिफेंस इक्विपमेंट हमसे खरीदना हो, तो यहां पर आप इस लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मेरे को 100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें से सिर्फ 10 मिलियन का ही इस्तेमाल करूं, तो मुझे इसके ऊपर ही इंटरेस्ट पे करना होगा, मुझे सारी रकम के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू माई यूजेस मेरा इंटरेस्ट डिपेंड करेगा। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। अब एक होमवर्क यहां पे मैं आपको दे रहा हूं, आपको मुझे यह बताना है कि वियतनाम कौन कौन सी कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, दैट इज UPSC मंच। डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।